हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास सिंपली फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At, S इज इक्वल टू Vit प्लस हाफ At स्क्वायर, और इसके अलावा 2As इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जो है वो कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसमें आपने एक खास बात जो ज़हन में रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए स्टडी करते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इन इक्वेशंस में हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को स्पेसिफिकली और डिस्प्लेसमेंट को भी एज अ स्केलर यूज किया है कैलकुलेशन में सिंपलिसिटी लाने के लिए। इसके अलावा हम जब भी इन इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं तो हम इन क्वांटिटीज को एज अ स्केलर लेके ही चलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कि जी जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वर्टिकल मूव कर रहे हों, ग्रेविटी में मूव कर रहे हों, तो फिर हम एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देते हैं ए एक्सेलरेशन को जी के साथ। अब फ्री फॉल, और इसी को हम क्या कहते हैं जी, इसे हम कहते हैं जी फ्री फॉल मोशन। तो फ्री फॉल मोशन को हम सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड मोशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इज इक्वल टू जी 9.8 मीटर पर सेकेंड नियरली क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा जी न्यूटन साहब बैठे हुए हैं दरख्त पर, और एक जो है ना एप्पल उनके ऊपर आके गिरता है, और अगर जो आप एप्पल की मोशन देखते हैं तो वो फ्री फॉल मोशन है, क्योंकि वो फ्रीली ट्री से, दरख्त से उतरता है और जो है वो न्यूटन साहब की गोद में जाके गिरता है, जिससे उनको जो है मुख्तलिफ किस्म के नए लॉज जो है ना उनके जहन में आना शुरू हो जाते हैं, और उन लॉज को वो जो है ना उन्हीं से वो मोशन की तरफ और ग्रेविटी की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने अपने ये जो मशहूर कवानीन है ये 1687 में दी अपनी किताब जिसका नाम था प्रिंसिपिया में। इन लॉज के बारे में जो अहम बात है वो ये कि ये एम्पिरिकल लॉज है। एम्पिरिकल लॉज से क्या मुराद है जी, ये जस्ट एक्सपेरिमेंटल लॉज, उसने देखा, उसने उसको जो समझ आई उसने उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंटली जो उसको ऑब्जर्व किया उसको नोट किया कर लिया। इसकी कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन उस वक्त या अभी भी ठीक तरह से हमारे पास पॉसिबल नहीं, ये जस्ट एक्सपेरिमेंटल लॉज हैं। इसके अलावा ये लॉज जो है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल हैं लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स के लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से बहुत ज्यादा कम है। जबकि अगर आप मोशन को स्टडी करना चाहते हैं स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट्स में, तो फिर हम आइंस्टाइन की रिलेटिविटी जो थ्योरी है उसको इस्तेमाल करेंगे, वहां पर न्यूटन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहला हमारे पास जी जो लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं, असल में हमें फोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन देता है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब ये फर्स्ट लॉ है क्या कि जी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो वो अपनी स्टेट को, यानी कि रेस्ट पे होना या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव होना, उसे कैरी करेगा कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि एक वैन पे जो है ना दो आदमी फोर्स लगा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब तक ये नेट फोर्स जीरो है वो वैन जो है वो रेस्ट पे रहेगी, लेकिन जैसे ही जो है वो नेट फोर्स जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होना शुरू होगी तो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो वैन है, ये मूव करना शुरू कर देगी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया जो है वो किसी भी जिस्म की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ये तयन करती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी देर तक अपनी स्टेट के चेंज के खिलाफ मज़ामत कर सकता है, यानी कि कितनी देर तक कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप वो जो उसकी स्टेट है उसको मेंटेन कर सकता है। यानी कि अगर वो रेस्ट पर है तो उसमें ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो कब तक रेस्ट पे रहे, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो कितनी देर तक जो है या वो कब तक अपने आप को उसी तरह से यूनिफॉर्म मोशन में रख सकता है। इनर्शिया को मेजर करने के लिए हम मैस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मैस जो है असल में वो हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देता है इनर्शिया की। लेकिन इसमें आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि जी मैस का जिक्र किया गया है, साइज का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए आपने साइज से धोखा नहीं खाना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है, उसका मैस कम है, तो उसका इनर्शिया लाजमी तौर पे कम होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज कम है और उसका मैस ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। साइज का आपने ख्याल रखना है क्योंकि मुख्तलिफ जो है ना किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको साइज से जो है वो कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा आपने जब मोशन को स्टडी करना है तो आपको पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी देखना होगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मुराद है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली हम ये लेते हैं कि जी कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम
या कोई भी ऐसी जगह जहां जिसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे मैं इस कमरे के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं इस कमरे में जितने भी अवामिल होते हुए देखता हूं, मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो ये कमरा कंसीडर किया जाएगा, ये रूम कंसीडर किया जाएगा। और इसके अलावा आप जहां बैठे हुए हैं, आपके पास जितने भी अवामिल अकर कर रहे हैं, वो आप जो उनकी ऑब्जर्वेशन देते हैं वो आपके उस रूम के अकॉर्डिंगली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उससे दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं चांद पे चला जाता हूं तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसके अकॉर्डिंगली वो चांद होगा, और अगर मैं किसी गाड़ी पे सफर कर रहा हूं तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस दे रहा हूं वो जो है ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा जिसमें मैं सफर कर रहा हूं। अच्छा जी, अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये इनर्शियल भी हो सकता है, ये नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। इनर्शियल यानी कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके लिए एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो अदर देन जीरो हो, यानी कि वो नॉन जीरो होगा। और जो न्यूटन्स के लॉज हैं ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल हैं फॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर आपके पास जो है एक्सेलरेशन आ जाता है तो अगेन के जो हमारे न्यूटन्स लॉज हैं फिर वो एप्लीकेबल नहीं होंगे उस मोशन को प्रॉपर तरह से स्टडी करने के लिए, तो हम जो है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसकी हेल्प लेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये हमें फोर्स की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देता है, यानी कि इससे हम फोर्स को इसकी क्वांटिटी जो है वो मेजर कर सकते हैं, यानी कि F इज इक्वल टू ma को इस्तेमाल करते हुए। इसमें F जो है वो हमारे पास फोर्स है, मैस जो है वो M जो है वो मैस को रिस्पॉन्ड करता है, और A जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, अब इसमें इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है कि जी अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है, और वो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस फोर्स के मिकदार के, यानी कि अगर फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास की मिकदार, यानी कि अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन हमारे पास कम होगा, और अगर मास जो है वो कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। जैसे कि जी आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक जो आदमी जो है वो एक बॉल को थ्रो कर रहा है, क्योंकि बॉल का मास कम है तो लाजमी तौर पे एक्सेलरेशन जो है उसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर वही आदमी जो है वो एक वैन के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाए तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वैन का जो मास है वो ज्यादा है। इसके अलावा सिंपल हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या है जी, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन जो है वो इक्वल होते हैं लेकिन मुखालिफ सीमत में अकर करते हैं। इसमें एक चीज का आपको मैं लास्ट में बताता चलूं कि जी एक्शन जो है और रिएक्शन जो है ये दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स करते हैं, कि जी अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जी एक जहाज जो है वो रनवे पे है और उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब एक्शन जो है अगर उस प्लेन का वेट है तो रिएक्शन के तौर पे वो जो रोड है वो जो रनवे है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, वो जो पुश या रिएक्शन के तौर पे। अब एक्शन जो है वो प्लेन का है और रिएक्शन जो है वो ग्राउंड का है। इसी तरह से अगर आप देखें तो एक जो है वो रॉकेट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो रॉकेट की जो मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एक्शन एक तरफ है और रिएक्शन जो है वो दूसरी तरफ है, और ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है ये एक दूसरे पर एक्सर्ट करते हैं। इससे जी नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। जी पहला एमसीक्यू जी, द इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेरिएबल वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो भाई आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन जब हम ड्राइव करेंगे तो हमें एक ख़ास कंडीशन रखनी होती है, और वो है जी हमारा जो एक्सेलरेशन है वो लाजमी तौर पे यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो इस एमसीक्यू के लिए ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। अगर आप नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं तो वो क्या है जी हमारे पास, द लॉ दैट गिव्स अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो आपने जो न्यूटन्स के भी लॉज पढ़े हैं उसमें से कौन सा ऐसा कानून है जो फोर्स की डेफिनेशन देता है? ए सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बी लॉ ऑफ इनर्शिया, सी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पहला कानून है न्यूटन का वो क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में, यानी कि हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है, जबकि जो दूसरा है वो उसकी क्वांटिटी के बारे में बताता है। तो जैसे कि यहाँ पे बी ऑप्शन है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इस एमसीक्यू जो ठीक आंसर है वो बी ऑप्शन है।